नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र की नई नीति की घोषणा भी की जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे और उनके गुजरात दौरे की शुरुआत भावनगर से होगी। यहां वे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र की नई नीति की घोषणा होगी और सरकार निजी कंपनियों के बीच कई समझौते भी होंगे। तो पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत सुबह 10:30 बजे भावनगर में एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वे धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और दोपहर 1:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का जायजा भी लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो वहीं भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चौथे सौर गांव कच्छ का धोरडो में लोकार्पण करेंगे। मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत धोरडो गांव में 100% आवासीय विद्युत कनेक्शनों का सोलराइजेशन किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से धोरडो के 81 आवासीय घरों के लिए 177 किलोवाट की सोलर रूफटॉप क्षमता मिलेगी। तो देखिए, ये विशेष कार्यक्रम है और नए अवसर इस कार्यक्रम के जरिए खुलेंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष दौरा गुजरात का, और इस दौरान बड़ी सौगात गुजरात वासियों को मिलने वाली है और कई बड़े अवसर भी इसके माध्यम से खुलते हुए नजर आएंगे, जो कि गुजरात के लिए, गुजरात वासियों के लिए लाभकारी होंगे। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। शुक्रवार रात को 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, अभी भी जारी है। सेना ने कहा ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शुक्रवार रात को 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार की रात किश्तवाड़ जिले में अचानक से आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिस पर सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सेना ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कितने आतंकवादी शामिल थे और कितने लोग हताहत हुए हैं। दरअसल किश्तवाड़ जम्मू के चेनाब घाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हाल के सालों में छिटपुट आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षा बल इलाके में आतंकवादियों की तलाश में लगातार अभियान चलाते रहते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख दाऊद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या किस तरीके से मुठभेड़ हुई है किश्तवाड़ में, क्या कुछ इस संबंध में और अपडेट? बिल्कुल, ये जम्मू का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बसंतगढ़ एक इलाका है, बहुत घना जंगल है। तो सुरक्षा बलों को एक खबर मिली है कि उस इलाके में 2 से 3 जो आतंकवादी है उनकी मूवमेंट है वहाँ पे, और उसके बाद रात को ही वहाँ पे तलाशी कार्रवाई कर दी गई। और सुबह जब फौज बिल्कुल उस आमने सामना हुआ तो उन्होंने फौज पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक जो आर्मी जवान वो घायल हो गया है। और ये ऑपरेशन अभी जारी है। सुनने में आया है 3 से 4 जो आतंकवादी है वो इस एरिया में है। ये एक घना जंगल है, तो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में अभी टाइम लगेगा। बट एक अभी खबर आ रही है कि जो जख्मी जो आर्मी जवान है, शायद उसकी बहुत वाक़ा हुई। जी बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका शेख, तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। देहरादून आपदा में राहत बचाव कार्य जारी है। बादल फटने से देहरादून में भारी तबाही। तो 3 और शव मिले हैं। आपदा में अब तक 30 की मौत हुई है। 10 लापता लोगों की तलाश में अभियान जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मोर्चा संभाले हुए हैं। तो देखिए, आपदा में अब तक 30 लोगों की जान गई है। 10 लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मोर्चा संभाले हुए हैं।
दून घाटी में आई आपदा में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। चौथे दिन झारखंड निवासी वीरेंद्र सिंह का शव मजाड़ा में मिला है। वहीं मसांदावाला कैंट से लापता प्रीतम सिंह पुत्र गंगावासी निवासी अमरोहा का शव सहारनपुर क्षेत्र और पुष्पेंद्र पुत्र प्यारेलाल निवासी अमरोहा का शव हरियाणा के यमुनानगर से बरामद हुआ है। लापता लोगों को तलाशने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी तक कुल 10 लोग लापता हैं। मालदेवता क्षेत्र के प्रभावित इलाके का गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण किया और स्थानीय प्रशासन को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इससे पहले जिला अधिकारी सवन बंसल ने भी प्रशासनिक अमले के साथ आपदाग्रस्त इलाकों का पैदल दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है। तो मालदेवता, सहस्त्रधारा, परवल समेत कई इलाकों से मंगलवार सुबह तक लोगों के नदियों और मलबे में लापता होने की सूचनाएं प्रशासन को मिली थी। इनमें से अब तक 30 के शव बरामद हो चुके हैं। देहरादून से लापता हुए 2 लोगों के शव सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में यमुना से मिले थे, जबकि कुछ शव यमुनानगर तक पहुंच गए थे। सबसे बड़ी घटना परवल में हुई थी, जहां से लापता हुए 14 लोगों में से 12 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है? जो लोग खो गए हैं उन्हें किस तरीके से ढूंढा जा रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह की आपदा उत्तराखंड में और देहरादून में आई उससे हर कोई परेशान है कि आखिर ये हुआ क्या। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से शव जो है वो बहकर कुछ दूर चले गए, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज था कि उसमें शवों को अगर देखा जाए कि जो भी लोग लापता थे, कई तो ऐसे कि जो लापता है जिनको अभी तक ये नहीं तय हुआ है, ये नहीं, उनको मृत नहीं माना जा रहा है क्योंकि वो भी लापता है, उनके शव अभी मिले नहीं है या वो अभी सुरक्षित मिले नहीं है, इस वजह से भी उन्हें लापता माना जा रहा है। और उसके साथ ही अब जिस तरह से कई शव ऐसे हैं जो बहकर दूर चले गए थे तो उनकी बरामदगी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि ये आपदा बहुत ज्यादा परेशान करती है जिस तरह से आई। खासतौर पर अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई और एकाएक इतनी बरसात हुई कि उसके बाद पूरे चारों तरफ से देहरादून ऐसा लग रहा था कि बंद हो गया है, रास्ते टूट गए थे, पूरी तरह से स्थिति खराब हो गई थी। और पुलिस प्रशासन निपट रहा है, प्रशासन खोजने की कोशिश कर रहा है, लापता लोगों को जानने की कोशिश कर रहा है कि स्थिति के बाद अब क्या स्थिति है। जो ये सब कुछ पैदा हुआ उस समय जो इस तरह की आपदा जैसी स्थिति पैदा हुई उसके बाद क्या कुछ अब किया जा सकता है। कुछ अगर बात करें हम तो गृह मंत्री ने भी कल, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, उन्होंने भी जायजा लिया, उन्होंने भी जानने की कोशिश की कि स्थिति कैसी है। अब केंद्र का बजट 1200 करोड़ तो मिल ही चुका है, लेकिन अभी उन्हें बहुत ज्यादा बजट उत्तराखंड को जरूरत है, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो 6000-7000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है उत्तराखंड को, और उस हिसाब से उत्तराखंड को बजट भी चाहिए। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि कई मार्ग भी वहां पर अवरुद्ध हो गए हैं योगेश, उसको उस स्तर पर किस तरीके से काम चल रहा है? नहीं, फिलहाल मार्गों की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से मार्ग खोले जा रहे हैं। अब कल अगर देखा जाए तो पूरे दिन कल बरसात नहीं हुई, आज का दिन भी ऐसा है कि बरसात नहीं हो रही है, यानी कि अभी बहुत युद्ध स्तर पर बहुत तेजी से रास्तों को खोला जा रहा है, स्थिति को समझा जा रहा है, सारी चीजें ठीक की जा रही है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, यानी कि हर संभव प्रयास प्रशासन की ओर से हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ मोर्चा संभाले हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बेहद ही दुखद ये घटना, और इस घटना की वजह से 30 लोगों की देखिए जान चली गई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 लोगों के सैलाब में बहने या दबने की भी सूचना मिली थी। इन 6 लोगों में से अब तक 3 लोगों के शव ही बरामद हो चुके हैं, बाकी की तलाश लगातार जारी है। आप देखेंगे टीम्स किस तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं। जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, और जिनको नहीं बचाया जा सका है उनको भी उनके शव बरामद किए जा रहे हैं। तो देखिए लगातार राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। युद्ध स्तर पर प्रशासन की टीम जो है लगातार जुटी हुई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। झारखंड से सामने आ रही है, जहां कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन। एसटी दर्जे की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन। कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। तो आज से शुरू हो रहा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज एसटी दर्जे की मांग का विरोध किया। विरोध में आदिवासी संगठन आज राजभवन के पास धरना देंगे।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में कुर्मी समाज शनिवार से अपने एसटी यानी अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के समर्थन में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन कर रहा है। आदिवासी कुर्मी समाज के सदस्य और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने बताया कि समाज के लोगों से कहा गया है कि वे रेलवे ट्रैक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, रेलवे यातायात बाधित करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी भी तरह की हिंसा में शामिल ना हो। कोविड-19 महामारी के बाद 2022 में कुर्मी समाज का ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। तब झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 20 सितंबर 2022 से शुरू हुआ और करीब 9 दिन चला। 2023 में भी 20 सितंबर से आंदोलन हुआ, जो 7-8 दिन जारी रहा। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कारण कोई आंदोलन नहीं हुआ। इधर संयुक्त आदिवासी संगठन से जुड़े कई आदिवासी संगठनों ने आज राजभवन के पास धरना देने का फैसला किया है। वे कुर्मी समाज की एसटी दर्जे की मांग का विरोध करेंगे। संगठन के प्रवक्ता निरंजन टोप्पो ने दावा किया है कि कुर्मी समाज की मांग अवैध है और इस आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कुर्मी समाज के आंदोलन का विरोध दर्ज कराया जाएगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ गए हमारे साथ। अजय, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचेगा और ऐसे में कुर्मी समाज की जो शिकायतें हैं वो उस ज्ञापन में शामिल रहेंगी। क्या अपडेट इस संबंध में? देखिए उन्नति, ये जो है आदिवासी जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज जो है वो आदिवासी की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार जो है वो मांग कर रही है। लेकिन इसका विरोध भी बड़ा जोरों से हो रहा है। जो मूल आदिवासी हैं या आदिवासी संगठन है वो लगातार वो कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये कुर्मी समाज को आदिवासी में कैसे शामिल किया जा सकता है। ये तो पहले ही से उन्नत हैं, ये इनकी समाज में जो है ये काफी उन्नत है। झारखंड में खास करके कुर्मी बहुल क्षेत्र है और यहाँ ये पूरी तरह उन्नति के कगार पर है। इसी कड़ी में जो है आज जो है कुर्मी समाज जो है रेल टेका डहर ठेका करके एक उन्होंने जो प्रस्तावित बंद का आह्वान किया है और इस पर कहा है कि हम लोग 100 स्टेशनों को जो है उस पर जो है बाधित करेंगे, रेल सेवा बाधित करेंगे। इसके एवज में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न घटे, जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको उससे मुक्त किया जाए और किसी तरह की अगर प्रिय घटना घटती है तो इसके जिम्मेवार जो है वो कुर्मी समाज होंगे। इसके एवज में जो है कुर्मी समाज ने संगठन जो है वो आश्वासन दिया था कि नहीं, हम लोग जो है इस पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जाहिर करेंगे और जो है हम लोग जो रेल टेका और डहर ठेका का जो हमारा जो कार्यक्रम है, क्योंकि हमको जो है अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए, इसी को लेकर हमारी मांग है। इस पर लेकर जो है जो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि क्योंकि ये 4 राज्यों का मामला है, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। तो इन 3 राज्यों से जब झारखंड जब सटा हुआ क्षेत्र है और इन तीनों राज्यों के जो है मुखिया जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है कि किसी तरह के भी कोई अनहोनी घटना न घटे। खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो है वो आला अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद है। उनका कहना और खास ये है कि किसी भी तरीके से हम बंद का कोई समर्थन नहीं करते हैं। अगर कोई बंदकारी इस पर जो है प्रदर्शनकारी अगर इस पर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ लेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है। खास करके जो झारखंड का जो इलाका है, जैसे रांची का जो सटा हुआ इलाका है, मूरी है, टाटी सिलवे है, खलाड़ी है, ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है। इन पर जो है 164 धारा लागू कर दी गई है, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और कहा गया है, रांची के डीसी ने भी, रांची के जो एसडीओ हैं उत्कर्ष कुमार, उन्होंने भी दोहराया है कि किसी भी तरह से उपद्रवकारी अगर उपद्रव करेंगे तो उनके साथ जो है सख्ती से निपटी जाएगी। जी बिल्कुल। अब देखिए, इस पूरे आंदोलन के बाद किस तरीके से प्रशासनिक अमला क्या कार्रवाई करता है या फिर ये मांग राष्ट्रपति तक किस तरीके से पहुंचती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से आ रही बड़ी खबर का, जहां छत्तीसगढ़ में भर्ती घोटाला
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाला, जहां सीजीपीएससी भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई, जहां सीबीआई ने पूर्व आईएएस समेत 5 को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ। 2021 में जारी हुआ था ये भर्ती विज्ञापन। साइज सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की 2021-22 की भर्ती परीक्षाओं में घोटालों से जुड़े मामले में सीबीआई ने पूर्व आईएएस समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सीजीपीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, पूर्व सचिव व सेवानिवृत्त आईएएस जीवन किशोर ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, निशा खोसले और दीपा आदल को शुक्रवार को विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया है। इनमें सुमित ध्रुव का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था। इससे पहले भी सीबीआई कई बार आरती वासनिक व जीवन किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। मामले में अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को 48 शिकायतें भेजी गई थी। आरोप था कि प्रभावशाली राजनेताओं और अधिकारियों के करीबियों का डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य उच्च पदों पर चयन किया गया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कोई जांच नहीं करने पर भाजपा नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने 18 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस घोटाले से संबंधित? आगे क्या कार्रवाई, क्या ये पूरा घोटाला? देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार, भूपेश सरकार के समय की बात है। लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा की गई थी उसमें ये घोटाला सामने आया था कि जो उच्च पदों में जो डिप्टी कलेक्टर, जो क्लास 1 रैंक है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और जो उच्च पद है, उसमें जो अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो नेता हैं, उनके सगे संबंधी, उनकी नियुक्तियां अवैधानिक तरीके से की गई थी, जिसमें लगातार शिकायतों का दौर भी जारी हुआ था। पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और कोई भी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिर में पूर्व गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ सरकार के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ननकी राम कंवर ने इसको हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में विष्णुदेव सरकार ने सीबीआई की सीधी इंक्वायरी इसमें बैठा दी थी। सीबीआई को इंक्वायरी का जिम्मा दिया गया था और लगातार इसमें गिरफ्तारियां जो चल रही हैं, उसके साथ साथ 18 लोगों की जो नियुक्ति थी उसको भी रोक दिया गया था। अभी भी ऐसी और भी जो सूत्रों से हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, इसमें और भी गिरफ्तारियां संभावित है। उन्नति जी, बिल्कुल। और देखिए, अब इस पूरा क्योंकि मामला उजागर हो चुका है, क्या कुछ आगे इसमें होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बीएमडब्ल्यू हादसा केस में सुनवाई आज है, जहां आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गगनप्रीत की जमानत का दिल्ली पुलिस विरोध कर रही है। गगनप्रीत फिलहाल 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गगनप्रीत फिलहाल 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे के मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान गगनप्रीत की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। गगनप्रीत की जमानत का दिल्ली पुलिस और पीड़ित पक्ष विरोध कर रहा है, जबकि आरोपी की तरह से कोर्ट में दलील दी गई थी कि सामान्य हादसे को पुलिस ने दबाव में गंभीर धाराएं लगाई हैं। गगनप्रीत फिलहाल 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज सुनवाई है इस पूरे मामले में, अभी तो हिरासत में ही है गगनप्रीत जो कि आरोपी है, ऐसे में क्या कुछ धाराएं हैं और उसके संबंध में सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, जो गगनप्रीत है उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर रखी है, क्योंकि उनको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये था, जब भी बुधवार को सुनवाई इस मामले पर हो रही थी तो उनकी तरफ से दलील ये दी जा रही थी कि पुलिस ने जो मेरे ऊपर धाराएं लगाई हैं वो धाराएं बिल्कुल नहीं लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट होता है 304A जिसमें नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग का इशू होता है, वो इसमें केस लगाया जाना चाहिए था। जबकि इन्होंने जो धाराएं लगा रखी हैं उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, जिसकी वजह से
उनको उसमें हिरासत में रखा जा सके, पुलिस की गिरफ्तारी कस्टडी में रखा जा सके, इस वजह से पुलिस ने दबाव में ये धाराएं लगाई हैं। सबसे बड़ा सवाल उनका ये था कि जब एफआईआर 10 घंटे बाद दर्ज की जाती है और धारा जो उनके ऊपर लगाई जाती है वो 7 साल से ज्यादा के सजा वाली लगाई जाती है, जिससे उनको कस्टडी में रखा जा सके, जबकि एक नेग्लिजेंस 304A का केस लगाया जा सकता था, अमूमन जैसा होता है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो समझ से परे है। उनका साफ साफ ये कहना था कि जो आरोपी और जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी जा रही है कि उनको सबसे नजदीक के हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था। और दूसरा सवाल ये था कि जो एम्बुलेंस थी और जिस टैक्सी से उसको जो मृतक है उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वो कहीं ना कहीं तक के दायरे में है। क्यों जो दिल्ली पुलिस है उसका साफ साफ कहना है कि ये उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। वहीं जो इस मामले में पीड़ित के वकील हैं उनका साफ साफ कहना है कि जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी दलील बहुत स्पष्ट थी, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि इनको उसी हॉस्पिटल में ले जाए जो कि 20 किलोमीटर दूर था, जो उनके फॉरेन लॉ की तरफ से बात करके वहां पे उसको एडमिट कराया गया था। और सबसे बड़ा उनके तरफ से एक जो पीड़ित है उसकी तरफ से दलील दी गई वकील की तरफ से कि जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो नवजोत है वो तो स्ट्रेचर पे पड़े रहते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को उतारती हैं बाइक माफ कीजिएगा टैक्सी से और हॉस्पिटल में लेके जाती हैं, और हॉस्पिटल में इनको आईसीयू में डाल दिया जाता है जबकि ये स्ट्रेचर पे ही पड़े रहते हैं। तो कुल मिला के ये अपने आप को सेफ साइड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में जमानत के ऊपर जो विचार है उस पर नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी बहुत स्पष्ट किया कि इस मामले में जो उन्होंने नेग्लिजेंस किया था उसके बजाय जो इन्होंने जानबूझ के जो बेस हॉस्पिटल जबकि नियर बाई था उसके जाने के बजाय ये 20 किलोमीटर दूर लेके जाती हैं, जबकि उनसे बार बार ये कहा जाता है कि नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाओ। और कानून भी यही कहता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप सबसे नजदीक के हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं होती। तो इन तमाम बिंदुओं पर अब देखना होगा कि क्या जो गगनप्रीत है इनको सुप्रीम कोर्ट से माफ कीजिएगा पटियाला हाउस कोर्ट से इनको जमानत मिल पाती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो उन्होंने जमानत में दलीलें दी हैं, जो उनकी तरफ से बात रखी जा रही है उस पर कोर्ट कितना सहमत हो पाता है, क्योंकि इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। तो ऐसे जो दिल्ली पुलिस है वो इस बात की जरूर मांग करेगी कि इनको कस्टडी में रखा जाना जरूरी है। वहीं गगनप्रीत की तरफ से ये बात जरूर कही गई, बीच में एक अर्जी लगाई गई थी कल जिसमें ये कहा गया था कि जो घटना का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी संरक्षित कर दिया जाए, उसके ऊपर भी सुनवाई होनी है और उस पर भी सुप्रीम माफ कीजिएगा पटियाला हाउस कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। तो अभी आज के लिए सवाल सिर्फ इस बात का है कि क्या गगनप्रीत को जो उनकी दलीलें हैं उस आधार पर आज जमानत मिल सकती है। इसके लिए हमें कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, और सुनवाई में क्या कुछ होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।